नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आपके लाइफ के कुछ जरूरी लक्ष्य जिनको लेकर आप या तो प्लानिंग कर रहे होंगे या फिर प्लानिंग करने की तैयारी में होंगे, तो इन्हीं लक्ष्यों की प्लानिंग की तैयारी में हम आपका साथ निभाने के लिए आज यहाँ पर इस शो में शामिल हैं। आपके लाइफ की ऐसी जरूरी 9 प्लानिंग यानी ऐसे जरूरी लक्ष्य 9 जिनको लेकर आज हम आपके लिए एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान अपने एक्सपर्ट्स के जरिए बनवाएंगे और उन 9 लक्ष्यों के साथ कौन से फंड्स आप जोड़ सकते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान है उनका परिचय आज करा देते हैं। हमारे साथ हर्षवर्धन रुंगटा हैं। ये है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जो मदद करेंगे निवेशकों की उनके 9 फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए। हर्षवर्धन, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु की आज की इस खास पेशकश में। थैंक यू स्वाति। तो क्या खास आज हम शो में करेंगे चर्चा, जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में सबसे पहले जानेंगे इमरजेंसी के लिए आपको कहां रखने चाहिए पैसे, वेकेशन के लिए फंड की तैयारी कैसे करें, बच्चों के भविष्य रिटायरमेंट के लिए कौन से फंड है सही, साथ ही ये भी समझेंगे इंश्योरेंस प्लानिंग के कौन से टिप्स हैं जो आपके लिए हैं जरूरी। हर्षवर्धन, हमारे लाइफ के कुछ जरूरी लक्ष्य होते हैं और इन गोल्स को पूरा करने के लिए हम जो एक प्लान है, एक खाका तैयार करते हैं। वो कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जो 1 महीने के बाद भी आते हैं, कुछ ऐसे लक्ष्य होते हैं जो 1 साल के बाद आते हैं, कुछ लक्ष्य होते हैं जो 10 साल के बाद आते हैं। तो इन छोटे से बड़ी जरूरतों के लक्ष्यों के लिए प्लानिंग करना बेहद खास हो जाता है। इसलिए 9 ऐसे लक्ष्यों की प्लानिंग हम आपके साथ आज करने वाले हैं और जो हमारे दर्शकों और निवेशकों के लिए होने जा रही है मददगार। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट हम इमरजेंसी प्लानिंग कराना चाहते हैं हमारे दर्शकों की, क्योंकि लाइफ में इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। इसलिए इमरजेंसी प्लानिंग के लिए आप किस तरीके से नींव रखने की तैयारी करने के लिए सुझाव देंगे दर्शकों को, कहां पैसा रखा जाए और वो वहां पर पैसा रखा क्यों जाए जहां पर आप सजेस्ट करेंगे? वेल स्वाति, आपने सही कहा कि जो हम प्लानिंग करते हैं उसमें हमेशा लॉन्ग टर्म गोल्स हम इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बातें होती है उस बारे में कि आप कभी ना कभी रिटायर होंगे, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, ये सब की तो हम हमेशा से ही प्लानिंग करते हैं। लेकिन एक इमरजेंसी कॉर्पस बनाना कि कभी भी आपकी ऐसी कोई दुविधा आ जाए जिसमें आपको पैसों की जरूरत पड़े, तो आपके पास एक ऐसी रकम होनी चाहिए जो आपको तुरंत मिल जाए। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन्वेस्टमेंट का? ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि लिक्विडिटी ज्यादा होनी चाहिए। जब मुझे पैसे चाहिए, मुझे 1 दिन या 2 दिन के नोटिस पे मुझे पैसे मेरे हाथ में आ जाए। उस कैपिटल पे कोई भी रिस्क नहीं होना चाहिए, मुझे लॉस की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए या बहुत कम होनी चाहिए। तो ये मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है और इसी हिसाब से मुझे स्कीम सिलेक्ट करनी है। आपको अगर ऐसे कोई ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए आपने अगर इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया तो आपने गलत किया है। सो आपको ये देखना है कि मैं किस कैटेगरी में ये पैसे लगा सकता हूँ। तो इमरजेंसी फंड जो कैटेगरी में आप लगा सकते हैं वो है लिक्विड फंड एक कैटेगरी है, या अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है। इनमें आप जो पैसे लगाते हैं, ये जो आपके ऑब्जेक्टिव वो पूरे होते हैं। अब लिक्विड फंड्स और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स आप कौन सी स्कीम्स में कर सकते हैं? तो आपका अगर कोई भी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना हुआ है जहां पे आप इक्विटी में कर रहे हैं या कोई हाइब्रिड फंड्स में कर रहे हैं, तो बेशक आप उसी फंड हाउस की लिक्विड फंड ले सकते हैं। उनमें इतना अंतर नहीं होता है कि आपको एक अलग से फोलियो खोलना है। लेकिन अगर आप कोई नाम जानना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ। एबीएसएल लिक्विड फंड एक ऑप्शन है, टाटा लिक्विड फंड एक ऑप्शन है जहां पे आप पैसे लगा सकते हैं। अगर अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड की तरफ अगर हम देखते हैं तो आईसीआईसीआई थ्रू अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड एक ऑप्शन हो सकता है। तो इमरजेंसी फंड के तौर पर जो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स है, लिक्विड फंड्स है, वो कारगर साबित होते हैं। और हर्षवर्धन ने बिल्कुल सही बोला, पैसों की जरूरत क्योंकि कभी भी पड़ सकती है, आपको रिटर्न की चिंता नहीं करनी है। ऐसी जगह पर पैसे पार्क करने हैं जहां पर आपको लिक्विडिटी मिल जाए, मतलब तुरंत गए और पैसे लेकर आए। घर पर पड़ा कैश हो सकता है, लेकिन अगर किसी फंड में डालेंगे तो थोड़ा बहुत फायदा उसका जरूर होगा। ये तो हमने इमरजेंसी प्लानिंग की बात की। अगले प्लानिंग की तरफ आते हैं। ये हमारे जरूरी खर्चे होते हैं और उसको प्लान करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने हमारे लाइफ के बड़े खर्चे होते हैं हर्षवर्धन। अब चाहे फिर महीने के बिल्स हो या फिर बच्चों की स्कूल फीस, क्वार्टरली बच्चों की स्कूल फीस भी देनी पड़ती है और बहुत सारे खर्चे महीने के।
क्यों हम महीने महीने उसके लिए तैयारी करें? अगर थोड़ा पहले से तैयारी कर ले तो उसमें बुरा क्या है? तो जरूरी खर्चों की प्लानिंग के लिए निवेश टिप्स क्या होंगे? ये स्वाति, तो आपने ये सही कहा कि हमारे कई ऐसे खर्चे होते हैं जो हमें मालूम है होने वाले हैं, और ये हमारे रेगुलर खर्चों में आता है। ऐसा नहीं है कि हम इसे एक गोल बना के 2 साल 3 साल बाद के खर्चे हैं, ये हमारे रेगुलर खर्चे हैं। और कई बार ऐसे होता है कि हमारे पास पैसे बच जाते हैं, तो वो हम अलग रख के रखते हैं कि 1 महीने बाद या 2 महीने बाद ये खर्चे आएंगे, तब मैं इसमें से निकाल के दे दूंगा पैसे। तो ये क्या है, बेसिकली मंथली एक्सपेंस मैनेजमेंट अकाउंट हो गया आपका, ये मान लीजिए। तो ये पैसे अगर हम बैंक अकाउंट में रख के रखते हैं, कई लोग ये करते हैं कि बैंक में ही पैसे रख के रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक डर होता है कि कभी भी वो पैसे यूज हो जाएंगे। तो ये जो एक्सपेंस मैनेजमेंट अकाउंट है, ये भी आप एक म्यूचुअल फंड की स्कीम के जरिए मैनेज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा फिर से वही रहता है कि हमें रिस्क नहीं लेना है, हमें लिक्विडिटी चाहिए, और तीसरा पॉइंट कि ये रिटर्न के हिसाब से मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। तो मुझे अगर रिटर्न थोड़ा लो भी मिलता है ठीक है, लेकिन मुझे कैपिटल पे रिस्क नहीं चाहिए, मुझे कोई भी इसमें ना ऐसा एवेन्यू नहीं चाहिए जहां पे मुझे लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। तो ये कैटेगरी जो आप करते हैं, ये अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया, या एक लो ड्यूरेशन फंड की कैटेगरी है जिसमें आप ये पैसे लगा सकते हैं। जैसे जैसे आपके सरप्लस हो आप इसमें रख दीजिए, और जैसी जरूरत पड़ती है आप उसमें से निकाल भी सकते हैं। कई स्कीम्स जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, मैंने ऑलरेडी बात कर लिया प्रीवियस गोल के हिसाब से, आप आईसीआईसीआई का अल्ट्रा शॉर्ट फंड यूज कर सकते हैं। और अगर लो ड्यूरेशन फंड्स देख रहे हैं, तो उनमें जो अच्छी स्कीम्स हैं वो है एचडीएफसी लो ड्यूरेशन फंड, या तो एक्सिस ट्रेजरी एडवांटेज फंड। ये आपको आपके जो गोल्स हैं उनको पूरा करेगा कि एक लिक्विडिटी है, एट द सेम टाइम पैसे कुछ तो कमा रहे हैं, बैंक अकाउंट में नहीं रखते हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली यहाँ पर भी जस्ट लाइक इमरजेंसी फंड, आपको ज़रूरी खर्चों की प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो रिटर्न के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी आपको एक प्लान शॉर्ट टर्म गोल के लिए पैसे क्योंकि चाहिए, तो ऐसी जगह पर डालें जहाँ पर लिक्विडिटी सही है और आसानी से पैसे निकाल सकते हैं। और हर्षवर्धन ने अपने पसंदीदा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड भी सजेस्ट किए हैं दर्शकों को, जहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली उस फंड के बारे में सही जानकारी भी आपको होनी चाहिए, तो आप उसके बारे में सही तौर पर जांच लें और परख लें। तो ये बात हुई इमरजेंसी प्लानिंग की, और हमने बात की यहाँ पर ज़रूरी खर्चों की प्लानिंग की। अब आती है हर किसी की चाह होती है, एक अदद चाह कि घर, अपना घर और अपनी गाड़ी हो। अब ये जो घर और गाड़ी की प्लानिंग है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस इस गोल में ये हो जाता है हर्षवर्धन की, इसको हम थोड़ा सा बदल भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम एंड नीड। जैसे पिछले 1.5 साल में हमने देखा कोविड के टाइम पर लोगों ने घर खरीदने की प्लानिंग को थोड़ा इंतजार में रख लिया, गाड़ी खरीदने की प्लानिंग को थोड़ा डिले कर दिया। तो इस तरीके के जो गोल्स होते हैं, जो थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, उनकी प्लानिंग किस तरह की जाए? आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये जो गोल है, जो घर खरीदने का या गाड़ी खरीदने की, ये जो हम 5 साल के ऊपर देखते हैं कि भाई आगे जाके मुझे पैसे इकट्ठे करने हैं और इस पैसों से मुझे ये अपने गोल्स पूरे करने हैं। तो अगर हम इस गोल्स के बारे में देखें, तो इसमें एक चीज और हम ऐड कर सकते हैं कि भाई हमें डेफिनेटली हमारे पैसों पर रिटर्न्स भी चाहिए। पहले वाले जो 2 गोल्स हमने बात किए थे, रिटर्न्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं था, लेकिन लिक्विडिटी और सेफ्टी जरूरी थी। अब ये जो गोल है, क्योंकि फ्लेक्सिबल होता है, मान लीजिए हमने 5 साल का टारगेट रखा है, लेकिन 5 साल तक पैसे इकट्ठे नहीं हुए, तो हम शायद इसे 1-2 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जब ऐसी आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है, तब आपका ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाता है कि भाई मुझे मेरे पैसों पे रिटर्न्स अच्छा मिलना चाहिए, और एट द सेम टाइम मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो धीरे धीरे फुलफिल हो, विच इज बाइंग हाउस एंड कार। तो ये जो गोल है, इसके लिए आप क्या करेंगे, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स हमने शॉर्टलिस्ट किया है इस पर्टिकुलर गोल के लिए। या तो आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स भी देख सकते हैं जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के हों। जैसे मैंने कहा, ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लंबा नजरिया है, हम धीरे धीरे इकट्ठा करेंगे, तो रिटर्न्स भी हमें हमारे कैपिटल से चाहिए। इस कैटेगरी के जो अग्रेसिव हाइब्रिड और डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स हैं, इनमें भी स्कीम्स जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं वो मैं बता सकता हूँ। मेरा एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड, या तो आईसीआईसीआई थ्रू इक्विटी एंड डेट फंड, ये आपकी अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी में आ गया। अगर आप लार्ज एंड मिड कैप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड की तरफ रुख करते हैं, तो कैनरा रिबेको का इमर्जिंग इक्विटी फंड एक अच्छा ऑप्शन है इस कैटेगरी के लिए। बिल्कुल। तो घर गाड़ी की प्लानिंग, थोड़े फ्लेक्सिबल गोल्स, जिसके हिसाब से आपको उसी कैटेगरी में निवेश करना है जहां पर आप टाइम अगर है तो थोड़ा सा और निवेश बढ़ा सकते हैं, उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग को
बिल्कुल सही ढंग से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब एक और जो लक्ष्य है, जो एक्चुअली लोगों ने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में शामिल करना शुरू कर दिया है हर्षवर्धन, और आपके पास भी इसके लिए सवाल आते होंगे। हमें घूमना फिरना है, वर्ल्ड टूर करना है, वेकेशन करना है, और ये वेकेशन ऐसा नहीं कि हिल्स चले गए या फिर बगल की किसी जगह तक चले गए। बेसिकली आउट ऑफ कंट्री जाना, या फिर हफ्ते 2 हफ्ते का टूर, और उसके लिए अच्छे खासे रकम की ज़रूरत पड़ती है, लाखों लग जाते हैं अगर एक विदेशी टूर भी किया। तो वेकेशन की प्लानिंग चाहे वो 6 महीने के बाद हो, या फिर 3 साल के अंदर हो, या 3 साल के बाद हो, इसको किस तरीके से प्लान किया जाए। और जस्ट लाइक घर और गाड़ी, ये भी थोड़ा फ्लेक्सिबल गोल है। जी हाँ, तो ये भी एक फ्लेक्सिबल गोल है, और इसका जो प्लानिंग है या इन्वेस्टमेंट है, ये डिपेंड करता है कि हॉलिडे कब लेना चाहते हैं। तो आपने जैसे कहा कि अगर हम देखें कि अगर 6 महीने के अंदर आपको या 1 साल के अंदर आपको हॉलिडे में जाना है और आपके पास वो राशि इकट्ठा हो चुकी है, अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मैं जब समर हॉलीडेज या विंटर हॉलीडेज आएंगी मैं उसमें जाना चाहता हूँ। तो ये पैसे हम ऐसे लगाते हैं जहाँ पे अगेन रिटर्न्स आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपका है कि पैसे मेरे इकट्ठे पड़े रहे, जितना कमा रहा हूँ जब तक आ रहा है मुझे रिटर्न ठीक है, और जब मैं हॉलीडे पे जाना चाहता हूँ तब मैं ये पैसे निकाल के जा सकता हूँ। तो हम इसे 3 कैटेगरी में ब्रेकअप करेंगे। अगर आपको 6 महीने से 1 साल के अंदर में अगर हॉलीडे लेना है तो आप अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स लेंगे, जो मैंने आपको पहले बताया था, जो मैंने आपको इमरजेंसी फंड्स और आपके एक्सपेंस मैनेजमेंट अकाउंट का बताया था, उसमें जो हमने अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड देखे थे, आप वही पैसे लगाएंगे क्योंकि जरूरतें आपकी वैसी हैं। अगर आप 1 से 3 साल के बीच में आप प्लान कर रहे हैं कि भाई मैं हॉलीडे जाऊंगा लेकिन अभी 1 या 3 साल के बीच में जाऊंगा, तब आप डेफिनेटली उसमें से, और क्योंकि ये फ्लेक्सिबल गोल है, तो आप इसमें थोड़ा रिटर्न भी चाहेंगे कि भाई मैं पैसे लगा रहा हूँ तो मुझे उससे थोड़ा रिटर्न मिले ताकि मुझे थोड़ी आसानी हो जाए मेरे कॉर्पस इकट्ठा करने में। तो अगर 1 से 3 साल के बीच में अगर आप देख रहे हैं तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है जो आप कंसिडर कर सकते हैं। और अगर 3 साल के बाद है तो डेफिनेटली आपका ये ऑब्जेक्टिव रहेगा कि जितना ज्यादा मैं मेरे पैसों से कमाऊं तो उतना मेरा लक्ष्य आराम से हासिल हो जाएगा। तो उसमें आप एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का मैंने पहले भी बताया था, ये कैटेगरी में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो स्कीम्स हैं जिनकी हम बात करें, अगर कंजर्वेटिव हाइब्रिड एसेंशियली वो स्कीम है जिसके बारे में हमने अभी तक बात नहीं की, तो उसमें कोटक डेट हाइब्रिड फंड है जो आप कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा है आईडीएफसी एसेट एलोकेशन फंड कंजर्वेटिव प्लान। तो ये उस कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की कैटेगरी। अल्ट्रा शॉर्ट का मैंने ऑलरेडी बता दिया पहले, और डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड लार्ज एंड मिड कैप का भी मैंने पहले बता दिया। जी, चलिए, वेकेशन की प्लानिंग हो गई, घर गाड़ी का प्लान हमने पूरा कर लिया, और इमरजेंसी ज़रूरतों को भी हमने यहाँ पर आज डिस्कस किया। अब बच्चों की पढ़ाई की प्लानिंग, अब ऐसे हम गोल्स की तरफ आ रहे हैं आपके लाइफ के, जो कि फिक्स लक्ष्य होते हैं, उनके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ आप कर नहीं सकते, और प्लानिंग भी आपको उस हिसाब से करनी है। तो बच्चों की पढ़ाई के प्लानिंग के लिए कब से शुरुआत करें? माने अगर 5 से 10 साल तक का ही वक्त है, 10 साल के बाद एक लॉन्ग टर्म लक्ष्य है, तो किस तरीके की कैटेगरीज में निवेश करना सही रहेगा? स्वाति, ये इनफैक्ट एक ऐसा गोल है जो एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल है। तो बच्चों की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो उनकी एज के हिसाब से आपको जरूरत डेफिनेटली पड़ती है। तो मान लीजिए किसी का बच्चा है जो 10 साल बाद उनका हायर एजुकेशन या अंडर ग्रेजुएशन के लिए उनको पैसे की जरूरत है, तो जब वो जरूरत है तभी जरूरत है। तो इसमें गोल्स को बहुत केयरफुली आपको प्लान करना होगा। इसमें आपके पास लीवे नहीं है कि आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। हम बच्चों के 1 साल नहीं कह सकते कि मार्केट अच्छा नहीं कर रहा, मेरे फंड्स का वैल्यू अच्छा नहीं है तो शायद आपका 1 साल रुक जाइए, मैं कोर्स उस समय एनरोल करा दूंगा। ये नहीं हो सकता। तो इसे हम ब्रेकअप करेंगे। अगर 10 साल के उपरांत आपकी कोई जरूरत है विच इज 10 years एंड बियॉन्ड, तो आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करें और उसमें फ्लेक्सी कैप कैटेगरी लें। तो लार्ज मिड स्मॉल जैसे फंड मैनेजर का आउटलुक होगा वो उस बेसिस पे आपका पोर्टफोलियो बना के लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन हो सकता है इसके जरिए। अगर 10 साल के नीचे आपका रिक्वायरमेंट है तो मैंने जो आपकी वेकेशन के लिए हमने ब्रेकअप किया था कि भाई अगर 6 से 1 साल के अंदर की जरूरत है तो आप अल्ट्रा शॉर्ट फंड ले सकते हैं। तो वो वाला आपको ग्रिड मैनेज करना होगा ताकि आपको जहां पे सेफ्टी की जरूरत है वहां सेफ्टी मिल रहा है, जहां रिटर्न आपको जनरेट करना है वहां पे कंजर्वेटिव हाइब्रिड या इक्विटी फंड आप ऐड कर सकते हैं। एक चीज और बच्चों की पढ़ाई के लिए और कहना चाहूंगा मैं कि अगर आपका गोल 10 साल के बाद आपकी जरूरतें हैं तो 2 साल पहले आप इक्विटी में से निकल के डेट में ट्रांसफर करने लग जाएं और 1 साल पहले 100% आप डेट में आ जाएं। मार्केट का रिस्क बिल्कुल भी लास्ट 1 ईयर में ना ले जब आपको पैसों की जरूरत है। और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में 2 स्कीम बता दूं, पराग पाटिल फ्लेक्सी कैप एंड कोटक फ्लेक्सी कैप।
ओके, तो ये बच्चों की पढ़ाई की तैयारी, और शादी का भी बता दीजिए साथ में, वहां पर कैसी तैयारी, फिर हम बहुत क्विकली रिटायरमेंट फंड की बात करेंगे। ओके, सो शादी में भी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास काफी रहती है। ये अनलाइक पढ़ाई की जो फिक्स है, शादी आगे पीछे होती है, कॉस्ट भी आपका जो है वो भी आपको फ्लेक्सिबल रहता है। तो इसमें अगर 10 साल के उपरांत आपका टाइम होराइजन अगर है तो 60% आपका जो कैपिटल है वो आप मल्टी कैप फंड्स में लगाएं, और 40% आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि गोल्ड आपको अल्टीमेटली यूज होने वाला है शादी में इन सम फॉर्म और द अदर। आप किसी भी तरह की शादी करें, थोड़ी बहुत ज्वेलरी तो उसमें आई जाती है। तो गोल्ड फंड या तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आपके पास ऑप्शन है। और मल्टी कैप फंड्स और गोल्ड फंड्स के आपको स्कीम्स बता दूं, निपॉन इंडिया मल्टी कैप इज वन ऑप्शन, या आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप, ये दोनों आपको मल्टी कैप कैटेगरी के हैं। अगर गोल्ड देख रहे हैं तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इज द फर्स्ट ऑप्शन। अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स नहीं लेते हैं, कोई म्यूचुअल फंड के जरिए करना चाहते हैं, तो एबीएसएल गोल्ड फंड इज अ गुड ऑप्शन। बिल्कुल, और रिटायरमेंट की तैयारी, सबसे लंबा आने वाला गोल, यहाँ पर कौन सी कैटेगरीज में निवेश सही रहेगा और कौन से फंड्स? वेल, रिटायरमेंट प्लानिंग ऑफ कोर्स, क्योंकि हम ये समझते हैं कि 10-15 साल के बाद का गोल है आपके पास, तो डेफिनेटली आपको इक्विटी से अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। रिटर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिक्विडिटी आप नहीं रखने की कोशिश, अगर नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको रिटायरमेंट के बाद वो पैसे चाहिए, जो मान लीजिए 10 या 15 साल बाद हो। तो फोकस आपका रिटर्न पे है, लिक्विडिटी कम हो तो भी चलता है। इसमें आप एक पोर्टफोलियो बनाएंगे, कोई भी एक कैटेगरी नहीं होगी। इक्विटीज में आप लार्ज कैप में करीबन 40% एलोकेट कर सकते हैं, मिड कैप में 30%, फ्लेक्सी कैप में 20%, और इंटरनेशनल फंड्स में अनदर 20%। स्कीम्स के एक नाम भी बता दूं तो एक आइडियल पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लार्ज कैप आईसीआईसीआई प्रू सेंसेक्स इंडेक्स फंड, मिड कैप में 2 ऑप्शन, एक पैसिव और एक्टिव, दोनों दे देता हूं मैं आपको। निपॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, और एक्टिवली मैनेज में एक्सिस मिड कैप। सो दीज आर द 2 गुड ऑप्शंस इन द मिड कैप कैटेगरी। फ्लेक्सी कैप में हमने पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, और इंटरनेशनल फंड में मोतीलाल ओसवाल के पास S&P 500 इंडेक्स फंड भी है और नैस्डैक 100 भी है। तो जो आपको सूट करे इन दोनों में से आप ले सकते हैं। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, ओके, और जाते जाते, रिटायरमेंट में कई बार, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिटायरमेंट में लोगों को ये बात पूरी कीजिए। नॉर्मली एक परसेप्शन होता है कि जब हम रिटायर हो जाते हैं तो सारा पैसा इक्विटी से निकाल के डेट में लगा दें, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अगर आपने एसआईपी के जरिए ओवर लॉन्ग टर्म 15-20 साल तक आपने पैसे इकट्ठा किए हैं, तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बहुत कम रहता है। तो रिटायरमेंट के बाद आप एसडब्ल्यूपी भी कर सकते हैं और इक्विटी में रह सकते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल रिस्क प्रोफाइल लो है तो आप डेट में शिफ्ट कर दें। बिल्कुल, जाते जाते बस मुझे बता दीजिए कि हेल्थ और टर्म प्लान की कितनी राशि होनी चाहिए आजकल के टाइम के हिसाब से? अगर एक वर्ड में स्वाति बताऊं तो ये है कि जितना मैक्सिमम आप ले सकते हैं उतना ज्यादा ले लें। हेल्थ इंश्योरेंस हमने देखा है कि आपको जितनी आप लें, जितना जल्दी लें उतना बेटर है, जब आपकी कोई एलिमेंट्स नहीं हो। तो बेस पॉलिसी और सुपर टॉपअप पॉलिसी के कॉम्बिनेशन में आप 50 लाख का भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो अगर आप 20-25 लाख या 50 लाख का पॉलिसी लेते हैं ज्यादा अच्छा होगा। उनमें जो कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको 1-2 नाम बता सकता हूँ, जहाँ पे आपके व्यूअर्स उसे देख के कंसिडर कर सकते हैं। टाटा एआईजी की मेडिकेयर है और एक मेडिकेयर प्लस है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में आप 50-55 लाख तक का पॉलिसी ले सकते हैं। दूसरी बजाज अलियांज की हेल्थ केयर पॉलिसी और एक्स्ट्रा केयर प्लस, तो इस कॉम्बिनेशन से आप अच्छा कवर ले सकते हैं। राइट, बिल्कुल, टर्म प्लान भी लेना उतना जरूरी, 10 से 15 गुना स्पेशली आपको टर्म प्लान अपनी सालाना आय का लेना चाहिए। जितना जल्दी ले पाए उतना अच्छा, और जितना आप जवान है, यंग है, उतना आप ज्यादा ले सकते हैं। लगभग 25 गुना तक टर्म प्लान आप ले सकते हैं, और 40 की उम्र तक थोड़ा कम कर सकते हैं, 15 गुना टर्म प्लान ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन, आप हमारे साथ आज शामिल हुए। 9 लक्ष्यों की 9 प्लानिंग कराने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद त्योहार सीजन में दमदार ऑफर हम आपको दिखाने वाले हैं, बस थोड़ी देर में बने रहिए हमारे साथ।